नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है, बीओ के लिए जो चल रही है, उसमें कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारा है, ठीक है, पिछले 6 महीने से समथिंग जो जितना भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए पेपर के लिए है, उस सबको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पिछले 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक वन रिपोर्ट आई थी, वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वन रिपोर्ट से आ सकते हैं, उनको हम लोग आज पहले जानेंगे। बात करें वन रिपोर्ट की, तो वन रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखना, ये आई कब है? 2019 में, और हर साल ये आती नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। 2019 से पहले कब है? 17। कहने का मतलब ये है कि जो वन रिपोर्ट होती है वो प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि वन रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्ष बाद आती है। तो वन रिपोर्ट की बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद। कब आती? प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है वो वन रिपोर्ट आती है। आई कब? तो कब आई? करंट की बात करें तो 2019 में आई। वन रिपोर्ट का डाटा कलेक्ट करने में पहली बार सैटेलाइट का यूज किया गया, ठीक है। उसका नाम क्या? रिसोर्स सेट 2। उपग्रह की बात करें, किस उपग्रह के द्वारा, किस सैटेलाइट के द्वारा, दूर संवेदी उपग्रह है जिससे ये आंकड़े कलेक्ट किए गए, उसका नाम रिसोर्स सेट 2। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार या 2019 की वन रिपोर्ट तैयार करने में किस उपग्रह का प्रयोग किया गया, तो उस उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा टेट वगैरह में भी कई बार आ चुका है, वनावरण पूछ देता है। एक बात और ध्यान रखना कि बात करें अगर इंडिया की, जो एक रखा गया है कि न्यूनतम कितने % वन होना चाहिए, बात कर लो इंडिया की नहीं, विश्व की बात करते हैं कि पर्यावरण में कितने % वन होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो क्षेत्रफल का 1/3 कहें या 33.33%, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पर्यावरण की दृष्टि से कितने % भाग पर वन होना आवश्यक है, तो 33.33 या 1/3 भाग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है 1/3 भाग या 33.33% भाग पे वन होना आवश्यक है। लेकिन क्या वन है इतने %? नहीं है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आता है। तो 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बात की जाए अगर, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 2019 की जो तुम्हारी ये जो वन रिपोर्ट तुम्हारी है, इसका क्रम कौन सा है? तो ये 16वीं है। कौन सी है? 16वीं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार वन रिपोर्ट जो तुम्हारी है वो कब जारी की गई। तो जब पहली बार की बात आएगी तो 1987 आएगा। कब आएगा? 1987। पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई। और जो 2019 की वन रिपोर्ट है ये किस क्रम की है? तो कौन है? 16वीं है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2019 में किस क्रम की वन रिपोर्ट जारी हुई, 16वीं, पहली बार कब 1987 में, कितने % भाग पे वन आवश्यक हैं, 33.33 भाग पे आवश्यक हैं, किस उपग्रह का प्रयोग, तो रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का प्रयोग। अब बात करते हैं आगे, वनावरण कितना है और वृक्षादन कितना है। वृक्षादन या वृक्षावरण दोनों बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें वनावरण की, केवल वन की बात करते हैं, तो तुम्हारा कितना? 21.67। 21.67% क्या है? वनावरण है। कहाँ? इंडिया में। और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण तुम्हारा कितना? 2.89। और अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है कि भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षादन कितना है, तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 24 कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा तुम्हारा। अब क्वेश्चन आपका है कि कुल कितने % वनावरण है या वन है, तो केवल वनावरण की बात करें तो 21.67। वनावरण वृक्षादन दोनों की बात करें तो 24.56%। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है पेपर में। तब 18-17 हुआ करता था, तब का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है, ठीक है, जहां पे वन क्षेत्रफल में ज्यादा है या प्रतिशत में ज्यादा है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन तुम्हारा आए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां है, सर्वाधिक
वन क्षेत्रफल की बात करें कि किस राज्य में है, तो सबको रटा रटाया क्वेश्चन तुम्हारा है, कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर याद रखने हैं। तो मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में ना हो तो नंबर 2 पे कौन जाता है, अरुणाचल प्रदेश जाता है। तो नंबर 2 पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। इसी जगह कभी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है। ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अगर वन प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक वन प्रतिशत कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है, तो वन प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम। कहाँ है, मिजोरम। मिजोरम में कुल क्षेत्रफल का समथिंग तुम्हारा क्या है कि 85% जो तुम्हारा ऊपर तुम्हारा क्या है, ये वन तुम्हारे हैं। तो नंबर 1 पे मिजोरम आता है और नंबर 2 पे जो तुम्हारा आता है वो कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो हमने क्या देखा, वन क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक वन कहाँ है, राज्य की बात करें तो एमपी है। और प्रतिशत में क्वेश्चन अगर आ जाए तब कौन लगाएंगे, हम मिजोरम का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, यहीं पे सर्वाधिक आर्द्रभूमि पूछ देता है। आपको वेटलैंड के बारे में पढ़ा होगा, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को रामसर समझौता पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में पूछता है कि सर्वाधिक आर्द्रभूमि किस राज्य में है। भारत की बात करें, सर्वाधिक आर्द्रभूमि, तो सर्वाधिक आर्द्रभूमि की बात करें तो कहां पे, नंबर 1 पे कौन पड़ेगा तुम्हारा, गुजरात। नंबर 1 पे गुजरात और नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ पे है, गुजरात में है। दूसरा नंबर किसका है, पश्चिम बंगाल का है। और यहीं पे क्वेश्चन इसको भी याद रखना है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड डे जो तुम्हारा है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपके वन रिपोर्ट 19 से क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है याद होना। ठीक है, पता होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर वो करंट क्या जीएस में आया करता है, कई बार क्वेश्चन आया है। शास्त्रीय भाषाएं क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा देखते हैं, 6 हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषा क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा है या नहीं है। तो काउंटिंग कितनी है, 6 है। 6 कौन कौन सी हैं उनको हम लोग जानेंगे। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे दिया जाता है, तो इसके कई तुम्हारे नियम हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा ये होता है कि उस भाषा का जो साहित्य है वो होना चाहिए। ठीक है, और वो साहित्य ऐसा नहीं कि करंट का तुम्हारा हो, सब उसका जो जिसमें उसका उल्लेख या वो भाषा जहां प्रयोग हो रही हो जिस साहित्य में, ठीक है, ग्रंथों में जो प्रयोग हो रही हो, समथिंग 1500 से 2000 वर्ष पुराना उसका साहित्य रहा हो, इतिहास उसका रहा हो, तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसको, तमिल को दिया गया। सन की बात करें 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर संस्कृत को दिया गया 2005 में। 2005 में किसको दिया गया, संस्कृत को दिया गया। फिर कन्नड़ को दिया गया, कन्नड़ भाषा को दिया गया 2008 में। और 2008 में ही तेलुगु भाषा को दिया गया। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। मलयालम केरल की पता होगा, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, 2013 बचपन में खेल खेला होगा ना, उल्टा सीधा वाला, तो मलयालम को चाहे इधर से पढ़ो। और छठवीं जो तुम्हारी है वो कौन, ओडिसी। ठीक है, उड़ीसा की 2014। ओडिसी का उड़िया बोलते हैं, उसको नाम बदल दिए। ठीक है, तो उड़िया कह दो, ओडिसी कह दो। ठीक है, तो ये 6 जो तुम्हारी हैं ये क्या है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शास्त्रीय भाषाएं इनमें से कौन है या नहीं है। ठीक है, इनको टाइम पे जो है दर्जा देते रहते हैं। एक बड़े चर्चित व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ है। क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि
अमुक व्यक्ति को पूछ देगा कि इनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि इनका निधन हुआ किस क्षेत्र से हैं। तो आप लोग कंप्यूटर सब लोग चलाते हैं, जानते हैं कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट, जो कट कॉपी पेस्ट जो यूज करते हैं आप, ठीक है, इसके आविष्कारक इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये कौन थे जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया था, जिनका निधन हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम लैरी टेस्लर, लैरी टेस्लर। ये कहाँ के थे, यूएसए के, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में लैरी टेस्लर का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित, तो किससे, कंप्यूटर क्षेत्र से, साइंस क्षेत्र से, ठीक है, या किसका आविष्कार किया था, तो कट कॉपी पेस्ट का किया था। क्वेश्चन ऐसे आपका बन सकता है। एक तुम लोगों ने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा मोदी जी के बारे में कि मोदी जी बीच पे गए थे और वहां पे कूड़ा करकट उठा रहे थे, गंदगी साफ कर रहे थे। देखा होगा, बड़े हाईलाइटेड हुए थे मोदी जी, टी शर्ट पहने हुए थे, पसीने, जैसे हमारे देखो पसीना धीरे धीरे निकल रहा होगा, पसीने से भीगी टी शर्ट पहने होंगे, ठीक है, वो कूड़ा साफ कर रहे थे बीच पे। तो वो शब्द क्या है भाई? वो टहल घूम भी रहे थे और कूड़ा साफ कर रहे थे, वहां का उठा उठा के उसमें पॉलीथीन में रख रहे थे। तो वो शब्द क्या है? ये बड़ा उसमें हाईलाइटेड मामला हो गया था। शब्द आपको पता होना चाहिए क्या है। उसको बोलते हैं प्लॉगिंग। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्लॉगिंग क्या है। तो प्लॉगिंग क्या तुम्हारा होता है? टहलते हुए, ठीक है, कचरा उठाना क्या कहलाता है? प्लॉगिंग। टहलते हुए कचरा उठाना। तो इसलिए तुम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि रास्ते में जो कचरा दिखाई पड़े, तो कहीं जा रहे हैं तो आप रास्ते का कचरा भी साफ करते जाए, समाज सेवा में सहयोग करें। कुछ टाइगर रिजर्व पेपर में आया करता है। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, जो हमने कई बार बता चुके हैं, जो जीएस पूछी जाती है वर्तमान में, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं करंट से संबंधित होती है। कुछ पक्षी अभ्यारण्य, कुछ टाइगर रिजर्व, ठीक है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो बड़े हाईलाइटेड रहे इस समय, ठीक है, उनको हम लोग जानते हैं कौन कौन से चर्चा में रहे हैं, वो है कहाँ पे या किस वजह से वो चर्चित रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। वो तो नहीं पूछे चर्चित क्यों रहे, तो कभी कभी पूछ देता है, नहीं तो ये पूछेगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान, फला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ऐसे आते हैं। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान को लोग देखते हैं जो चर्चा में रहे हैं। एक तुम्हारा मुदमुलाई, नाम कितना प्यारा है, मुदमुलाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये तुम्हारा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? टाइगर रिजर्व। तो अब पेपर में पूछेगा ऐसे कि मुदमुलाई टाइगर रिजर्व कहाँ का है, तो नाम से ही लग रहा कहाँ का है, तमिलनाडु। मुदमुलाई कहाँ का है? तमिलनाडु। एक तुम्हारा पापीकोंडा, नाम बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, पापीकोंडा। अब पेपर में आ जाए कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों की सीमा पे है। और किस लिए फेमस हुआ है? ठीक है, तितली के लिए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा तितली राष्ट्रीय उद्यान, वो तो खैर कर्नाटका में है, लेकिन ये तुम्हारा जो है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी तुम्हारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है और तितली के लिए चर्चित रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुकुर्थी। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। बात करें मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान का, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं। मुदमुलाई बात करें तमिलनाडु, पापीकोंडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी कहां तुम्हारा? तमिलनाडु। मुकुर्थी कहां तुम्हारा होगा? तमिलनाडु में होगा। और एक जानवर होता है नीलगिरी ताहर, उसके लिए चर्चित रहा है। किस लिए चर्चित रहा? नीलगिरी ताहर जानवर है, उसको लेकर के चर्चा में रहा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चित रहा, किस जानवर के लिए, किस पशु के लिए चर्चित रहा? तो नीलगिरी ताहर के लिए चर्चित रहा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तुम्हारा सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब पेपर में यही पूछेगा कि सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य तुम्हारा जो है ये कहाँ का है, तो कहाँ का है? कर्नाटक का है।
सुमेसरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ पक्षी अभ्यारण्य के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे वो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ के हैं जो चर्चा में रहे। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पे हाल ही में सब लोग परिचित रहे होंगे, टिड्डी आ गई थी हमारे गांव में, तो खैर आई थी, तुम्हारे गांव में आई कि नहीं आई पता नहीं। तो क्वेश्चन वहां टिड्डी से पूछ सकता है कि जो टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ है, तो ध्यान रखना टिड्डी चेतावनी केंद्र जो तुम्हारा है वो फरीदाबाद में है। और टिड्डी जो थी पाकिस्तान से सब आई थी, पहले पंजाब प्रांत में आई थी, फिर उधर से फिर भागती उधर चली आई थी। पक्षी अभ्यारण्य देखते हैं लोग कुछ। नलवाना पक्षी विहार, बिहार में स्वतंत्र के रहने की जगह, तो पक्षी कहाँ पे? नलवाना पक्षी विहार जो है ये किस राज्य में पड़ेगा? तो ये कहाँ पड़ेगा? ओडिशा। क्यों, किस पक्षी के कारण चर्चित रहा, कि चर्चा में क्यों रहा? तो क्वेश्चन पूछा जाए तो एक पक्षी है तुम्हारा बार हेडेड गीच। ये पक्षी का नाम है बार हेडेड गीच। उस पक्षी के कारण ये नलवाना पक्षी विहार जो उड़ीसा का है बड़ा चर्चा में रहा। इसी प्रकार केवलादेव घाना पक्षी विहार, बहुत ही चर्चित, बहुत ही ज्यादा तुम लोगों द्वारा पढ़ा गया ये राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान की बात करता है। और ये जो पक्षी है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस के लिए ये चर्चित रहता है। ठीक है, तो किस लिए चर्चित रहा? तो साइबेरियन सारस के लिए रहा। इसी की बात करें वोखा पक्षी अभ्यारण्य, ओखा नहीं है दोस्तों, वोखा है, ओखा, वोखा पक्षी अभ्यारण्य। तो पूछा जाए वोखा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? तो नागालैंड। और जो जिस पक्षी के कारण चर्चित रहा उस पक्षी का नाम है अमूर फाल्कन। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि अमूर फाल्कन पक्षी किस अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो वोखा। साइबेरियन सारस की बात करें केवलादेव घाना पक्षी विहार, बार हेडेड गीच की बात करें तो नलवाना। या नलवाना पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। और वोखा पक्षी विहार कहाँ है? तो कहाँ है? नागालैंड में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक बड़ा चर्चित आपका मैटर हुआ था, काफी उसका विरोध भी हुआ था, विरोधी पार्टियों द्वारा, कुछ आम जनता के द्वारा बहुत तोड़फोड़ भी उसमें हुई थी। ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। मैं टॉपिक CAA की बात कर रहा हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। वहां से क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं, CAA से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हम लोग उनको देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम तुम्हारा CAA, क्योंकि जब तुम्हारा अमेंडमेंट एक्ट बन गया तो तुम्हारा क्या हो गया? अधिनियम बन गया। तो CAA की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम तुम्हारा है कौन सा? 1955 का है। एक तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि किसमें संशोधन किया गया है, कौन सा अधिनियम है नागरिकता संशोधन, ठीक है, जिसमें संशोधन किया गया है। तो मेन तुम्हारा कब का है? 55 का है, उसमें संशोधन किया गया है। और अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट से संबंधित GS तुम्हारी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं। तो ये जो 2019 में तुम्हारा हुआ है वो 6वीं बार है। तो इसके पहले कब कब संशोधन हुए हैं, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो दोस्तों ध्यान रखना कब कब हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें हुआ था 1986। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कब हुआ? 1992। इसके बाद कब हुआ? 2003। 2003 के बाद तुम्हारा कब हुआ? 2005। 2005 के बाद कब होगा तुम्हारा? 2015, फिर 2019। मतलब CAA पे 2019 में जो संशोधन तुम्हारा हुआ है, इसके पहले भी 5 बार संशोधन हो चुके हैं। ये 6वीं बार संशोधन तुम्हारा हुआ। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। इसमें क्या ऐसा है
क्यों इसका विरोध हो रहा है, ठीक है, उन मुद्दों पे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे उस पे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा ये बनेगा कि किन अल्पसंख्यक वर्गों को, नागरिकता की बात हो रही है तो नागरिकता दी जाएगी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग रखे गए हैं जिनको नागरिकता देने का प्रावधान है। कौन कौन से देश हैं, उन या किन देशों से आए व्यक्तियों पर यह लागू होगा, वो क्वेश्चन बनेगा। या भारत में किन राज्यों पे लागू नहीं होगा, वो क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग उसको देखते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, संशोधन कब हुआ, तो 86, 92, 3, 5, 15 और 19, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किन देशों से आए हुए, कौन से देश हैं जिन देशों से आए हुए अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक मतलब ये नहीं तुम्हारा वहां पे कौन से अल्पसंख्यक हैं उनकी बात हो रही है, तो वो देश तुम्हारे कौन से हैं, वो मुस्लिम कंट्री तुम्हारी हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन, आप ये 3 आपके देश हैं, इन 3 देशों से जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भारत आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसकी डेट तुम्हारी निश्चित है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आ चुके हैं। 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आ चुके हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। वैसे इसीलिए घटा करके 14, 5, 19 की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 साल कर दिया गया था कि जो 5 साल भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दे दी जाएगी, इसीलिए किया गया था। तो अब कौन कौन से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिनको ये सुविधा मिलेगी, वो वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हिंदू, सिख, ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, और ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी से ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनको CA के तहत नागरिकता भारत में दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आ चुके होंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नागरिकता की बात जो हम कर रहे हैं कि नागरिकता किस भाग का विषय है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो भाग 2 आप पढ़ते हैं। भाग 2 में किसका उल्लेख है, सिटीजनशिप की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में तुम्हारा क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके CA से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 19 को ये प्रभावी हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है तुम्हारा। 31 नहीं, 12 दिसंबर को, ठीक है, 12 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी, फिर बाद में लागू हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक तुम लोगों ने सफेद जिराफ के बारे में पढ़ा होगा, जिसको एकमात्र, विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ था, उसको शिकारियों ने मार गिराया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सफेद जिराफ था, विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ कहा गया, ठीक है, कहा जाता है उसको, ठीक है, उसको जो मार दिया गया, ठीक है, वो किस देश में मारा गया, ठीक है, किस देश में मारा गया। तो यहाँ पे शायद हम थोड़ा सा कि सफेद जिराफ 2 थे, एक मेल फीमेल था, शायद इसमें एक किसी को मार गिराया है, ठीक है, मार दिया गया है। तो सफेद जिराफ जो था, तो कहीं लिख के ही आता है एकमात्र सफेद जिराफ जिसको मार दिया शिकारियों ने, ठीक है। तो वो कहाँ, किस देश की बात है, ये तो केन्या की है। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नर मादा पे तो नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है कि हाल ही में कहाँ सफेद जिराफ को शिकारियों ने मार गिराया, ठीक है, सफेद जिराफ को, तो कौन सा देश हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो श्री राम ट्रस्ट भूमि, सबको क्वेश्चन ऐसे पता होगा, श्री राम ट्रस्ट भूमि जो तुम्हारी बनी है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अध्यक्ष तुम्हारे महंत नृत्य गोपाल दास बने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है महंत नृत्य गोपाल दास को क्या बनाया गया है, ट्रस्ट का अध्यक्ष। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो महंत नृत्य गोपाल दास बने हैं। बात करें हम सम्मान की, ठीक है, सरस्वती सम्मान की बात करें हम लोग कि सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया है, ठीक है, 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो व्यक्ति का नाम तुम्हारा है वासुदेव मोही,
वासुदेव मोही। दोस्तों ये 2019 की बात हो रही है, किसे दिया गया है? वासुदेव मोही। और जो उनका लघु कथा संग्रह है एक, उसका नाम है चेकबुक। चेकबुक होता है ना, चेकबुक। तो किस लिए इनको मिला? अभी कभी क्वेश्चन कभी आया था किस लिए मिला है, तो रचना है चेकबुक, लघु कथा संग्रह है उनका। किसको? वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, सरस्वती सम्मान देने की जो स्टार्टिंग है 1991 से की गई, और इस सम्मान के तहत तुम्हारा जो धनराशि है वो 15 लाख रुपए दी जाती है। और 22 भाषाओं में, आप लोगों ने पढ़ा होगा 22 भाषाएं, संविधान में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? 22 भाषाओं को उल्लेख है। जो संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख है, उन्हीं 22 भाषाओं में ये सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे आ जाया करते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस हिंदी शब्द को शामिल किया, अपनी डिक्शनरी में शामिल किया, या वैश्विक स्तर पे किस शब्द को शामिल किया। तो ध्यान रखना दोस्तों, उस शब्द को ध्यान रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, संविधान की बात आती है, हिंदी शब्द उसको शामिल किया है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर किससे घोषित किया? अगर हिंदी ना लगा हो यहाँ पे, तो इस बार का जो था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो था वो था तुम्हारा क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, क्लाइमेट का क्या? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु आपातकाल। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी, जलवायु आपातकाल जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अब ये शब्द को शामिल किया है। बात किया जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस हिंदी शब्द को शामिल किया, तो वो शब्द तुम्हारा कौन सा है? वो है संविधान। दोनों क्वेश्चन रखने हैं कि किस हिंदी शब्द को शामिल किया, तो संविधान, या केवल ऐसे है वर्ड ऑफ द ईयर किससे घोषित किया, तो क्लाइमेट इमरजेंसी, जलवायु आपातकाल। कोविड-19 वैसे क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग आएंगे नहीं बीईओ में, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कहीं आ गए, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो कोविड-19 से सब लोग परिचित हैं अच्छे से। कोविड-19 को लेकर के दिल्ली में आपको पता होना चाहिए, दिल्ली जो है सबसे ज्यादा रिकवर करने वाला राज्य तुम्हारा बन गया है। इंडिया का सबसे ज्यादा रिकवर रेट कहाँ का है, तो कहाँ का है? दिल्ली का है। 89 पॉइंट समथिंग, मतलब आपका 90% लोग वहां के ठीक हो रहे हैं। वैश्विक स्तर समथिंग तुम्हारा 64 पॉइंट कुछ है। बात किया जाए इंडिया की टोटल, और केवल दिल्ली की बात की जाए तो 90% लोग वहां के ठीक हो रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है दिल्ली ने। तो दिल्ली ने एक 5T चलाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि 5T, ये 5T जो आपका हम कह सकते हैं इसको ऑपरेशन, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन, दो बड़े फेमस हैं दिल्ली के, ऑपरेशन 5T पूछ सकता है और ऑपरेशन शील्ड पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन 5T क्या है इसको देखते हैं, शील्ड क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, 5T में क्या होगा तुम्हारा, उसको देखते हैं पहले। टेस्टिंग, सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, टेस्टिंग, ठीक है, और क्या होगा? ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट। ठीक है, टीम वर्क, और तुम्हारा क्या होगा? ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो जो 5T तुम्हारे हैं, तो इसका टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था 5T, कि टेस्ट किया जाए, ठीक है, देखा जाए कौन कहाँ है, ट्रीटमेंट, ठीक है, सब लोग साथ मिलकर टीम वर्क करें, ठीक है, और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, उसको ठीक प्रकार से सुचारू रूप से लागू रखें। शील्ड इसी प्रकार से तुम्हारा क्या है, शील्ड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्या होगी? SHIELD, यही तो होगा आपका शील्ड। ठीक है, इसको देख लेते हैं। शील्ड जो आपका ऑपरेशन शील्ड चला, इसका क्या है तुम्हारा? तो एस से तुम्हारा क्या? सीलिंग। सीलिंग समझ रहे होगे ना, बंद कर देना, रोक देना आवागमन, तो यही तुम्हारा सील कर देना। एच से तुम्हारा क्या होगा? होम क्वारंटाइन।
अब तो सरकार ने छूट दे दी कि आप अपने घर में भी क्वारंटाइन हो सकते हैं आराम से। किसी संपर्क में आते हैं तो आप लोग क्या है कि कम से कम 14 दिन के लिए क्या हो जाए, सबसे अलग हो जाएं। ठीक है, आइसोलेशन, आई से क्या होगा, आइसोलेशन। क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि शील्ड, ऑपरेशन शील्ड के तहत शील्ड में आई का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या है, एल का क्या है, एस क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, ई की बात करें तो क्या होगा इसका, इसेंशियल सप्लाई। इसेंशियल मींस क्या होता है, जरूरी, आवश्यक। ठीक है, एल की बात करें तो लोकल सैनिटाइजेशन। तो क्या होता है, जहां कभी कोई केस मिल जाता है तो क्या होता है, उस क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाता है, और ऐसे भी नहीं भी है तब भी सैनिटाइजेशन काम होता है। तो लोकल में क्या किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, लोकल सैनिटाइज। तो लोकल सैनिटाइजेशन एल। ठीक है, डी से बात की जाए तो डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, ये डी। तो ये ऑपरेशन 5T और ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो ये किस राज्य सरकार ने चलाया, तो किस राज्य सरकार ने चलाया, तो किस राज्य सरकार ने, दिल्ली ने। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। 5T और शील्ड याद रखना है, और किससे क्या है इसको भी याद रखना है। और 5T पूछ देगा इसमें से किस, कौन सा टी का अर्थ नहीं है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सब टी ही टी है। कोविड में एक दवा बहुत ही फेमस हुई थी, बहुत ही चर्चित हुई थी। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन हम दवा की बात कर रहे थे, किस दवा का वो जो नाम लिया गया था, हाइड्रोक्सीक्लोरीन। हाइड्रोक्सीक्लोरीन, ये दवा ये पूछ सकता है। ये वैसे दवा तो ये कौन किस चीज की है, ये मलेरिया की दवा है। किसकी है, मलेरिया की दवा है। ठीक है, लेकिन इसको कोविड-19 में इसको यूज किया जा रहा था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश इसका सबसे ज्यादा उत्पादक या उत्पादक और निर्यातक देश है, तो ये कौन सा है, इंडिया। अमेरिका ने भी मांगा था ये दवा हमको दो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही रख रहे हैं, क्योंकि समझ सकते हो। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। कल हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं करंट पे। धन्यवाद।